डायरेक्टली एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ना मेरे हिसाब से इतना इफेक्टिव नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपका कंटेंट वैसे अब कम हो गया है क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। जो टॉपिक अनटच्ड है वो छोड़ के चले जाइए अब उसको। सब लोग तो यही बोलते हैं कि एग्जाम से पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा हो गया कि उनके 4-5 क्वेश्चन पूरे रिजेक्ट हो गए। ये नहीं, हार नहीं मान के बैठनी अभी से कि एक हफ्ता बचा है अब तो क्या ही पढ़ूंगा मैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नलिन। आई एम करेंटली परसुइंग माई MBBS फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली और मेरे अभी जस्ट फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और मैंने जस्ट इंटर्नशिप चालू करी है अपनी। आज मैं आप लोगों के लिए नीट से, क्योंकि अभी नीट 2024 5 मई को आने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थी, क्या क्या चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट करता कि मुझे मेरे सीनियर्स बताएं या मुझे टीचर्स बताएं, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में आपके साथ में। तो चलिए लेट्स गो टू द टॉपिक क्विकली। तो मैंने फॉर द ईज़ ऑफ डिस्कशन इस चीज़ को 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। लास्ट वीक में क्या कर सकते हैं हम नीट से जस्ट पहले, डे बिफोर एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है हमको, और एग्ज़ाम डे पे क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो कॉमन बातें ना करूँ जो आपको हर जगह सुनने को मिलती है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सब आपको पता है, पर जो बहुत ऐसी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो शायद हम ओमिट कर जाते हैं कि ये तो पता ही होगा हमको, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लास्ट वीक में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है व्हाट टू स्टडी। तो वही है कि 2 ही रिसोर्सेज हैं, या तो थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी या नोट्स, और दूसरा है मॉक टेस्ट या क्वेश्चन पेपर्स। तो कॉमनली यही कंसेंसस है सबका कि ज़्यादा एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले लास्ट मॉक टेस्ट दे दो। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कोई मॉक टेस्ट देना रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज वो आपके कॉन्फिडेंस को हर तरीके से अफेक्ट कर सकता है। तो एक तो इन 1 वीक में मेरे हिसाब से आप 2 to 3 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, मिनिमम 3 तो मॉक टेस्ट दे दीजिए। उसके अलावा पढ़ना क्या है, तो अब इसमें भी अलग अलग बच्चों का अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे कि अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर रखा है, सारे मॉक टेस्ट अच्छे से दे रखे हैं और नोट्स भी बना रखे हैं अपने, तो आप पहले अपने जो वीक टॉपिक्स आपको पता है या फिर ये मैं वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं उसको पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उससे। तो अगर वो सब नहीं कर रखा है और एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है जिसने बस एक बार कंटेंट देख रखा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। जैसे कि बायो के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले PYQ देख लिया। अब क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ना मेरे हिसाब से इतना इफेक्टिव नहीं है अब इस पॉइंट पे। अब आप PYQ लगा लो टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज PYQ लगाएंगे तो आप 60 क्वेश्चंस लगाएंगे हर टॉपिक के, तो एवरेज 30 मिनट्स मान के चलिए। तो 3 आवर्स में आप कितने लगा लिए आपने, 6 चैप्टर्स के आपने PYQ लगा लिए। तो इस हिसाब से आप डेली 6 चैप्टर्स के PYQ लगा सकते हो बायो में, मेरे हिसाब से लास्ट 7 वीक में। बायो के अंदर फिजिक्स के अंदर मेरे हिसाब से आपको अब अपने जो स्पेसिफिक वीक एरियाज हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आपको पता है कि लॉजिक गेट से हर बार क्वेश्चन आएगा, तो लॉजिक गेट के 2 क्वेश्चन देखने ही देखने हैं। आपको पता है कि भाई मैं ये क्वेश्चन टॉपिक मेरा वीक है इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स से क्वेश्चन देखने हैं। तो ये टॉपिक जो पहले वीक है 1-2 दिन में पहले इनको कवर कर लो, और उसके बाद आपको अपने मतलब PYQ और मॉक टेस्ट से जो एनालिसिस है उसी को फॉलो करना चाहिए। और केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक में आपका कंटेंट वैसे अब कम हो गया है क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक में भी अब डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने से बेटर होगा कि आप PYQ ही सॉल्व करें। तो मोर और लेस यही निकल के आ रहा है कि PYQ कर लो अच्छे से और 3-4 मॉक टेस्ट दे दो एटलीस्ट 7 लास्ट इस वीक में। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है कि हमें पता है ये करना है, पर हमको एक तो ये लग रहा होता है कि क्या मेरा तो स्कोर 400 ही आ रहा है, 300 ही आ रहा है, अब कोई रेलेवेंस भी है क्या, मैं इस हफ्ते में कुछ कर भी सकता हूँ क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास कम से कम ये तो 4-5 तो मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनका एक हफ्ते पहले 450 चल रहा था स्कोर, और नीट में वो लोग 626, 36, 40 स्कोर करके आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो एकदम डुएबल है ये। और दूसरा ये कि अब इतना सारा जो पढ़ा है 2 साल में, इसको अगर अभी कंसोलिडेट नहीं किया लास्ट 7 डेज़ में, तो वो भी कुछ फ़ायदे का नहीं रह पाएगा ना। तो इसलिए लास्ट 7 वीक की इंपॉर्टेंस अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है। मैं बहुत कॉमनली एक चीज़ अपने आप को बोलता हूँ, जैसे अभी MBBS में, कि जब ये माना कि दिल में डर है बहुत, जब ये माना कि दिल में डर है बहुत, तब कहीं जाके दिल से ये डर निकला। तो एक्सेप्ट करना है कि हाँ कुछ हैं प्रॉब्लम्स जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ये एक्सेप्ट करना है। पर हम अब सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर देंगे तो आज हम 700 स्कोर कर रहे होंगे। हमको 700 जरूरी नहीं है ना सब 700 स्कोर करें, हमें पार स्कोर के ऊपर जाना है अभी इस 7 वीक, ये इस लास्ट वीक में ये देखना है कि पार स्कोर के ऊपर कैसे जा सकते हैं, और वो इजीली डुएबल है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना चाहिए। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जो टॉपिक अनटच्ड है वो छोड़ के चले जाइए अब उसको। मेरे हिसाब से नीट जैसे एग्जाम में वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आ ही जाता है मोर और लेस। तो बायो में मान लीजिए आपने एक चैप्टर छोड़ रखा है, जैसे कि आपने मान लीजिए लिविंग वर्ल्ड कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी पढ़ने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, पढ़ के ही जाना चाहिए। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि जस्ट मैं अगर एक बार देख भी लेता उसको आंखों के सामने तो मेरा ही क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये चीज़ नहीं करनी है। फिजिक्स में कम से कम उस चैप्टर के फॉर्मूले देख लेने हैं, केमिस्ट्री में कम से कम PYQ लगा लेना है उस टॉपिक के। ये देर मिनिमम है जो आपको, अगर टॉपिक छोड़ रखा है तो उसका करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से इतना।
बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम देखें तो जैसे कि आपको पता है कि एक टॉपिक जो हम ओमिट कर देते हैं, नाइट्रोजन एस्टिमेशन, कार्बन एस्टिमेशन का टॉपिक है, जीओसी में दे रखा है, एनसीईआरटी में सॉल्ट एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, डूमास मेथड और कि जेल्डाल्स मेथड, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं स्किप करना है, बच्चे ओमिट कर जाते हैं इसको। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसको नहीं स्किप करना है। और उसके अलावा ऐसे मतलब हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर ये दो टॉपिक्स मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे स्किप कर जाते हैं, तो ये नहीं स्किप करके जाना है। बाकी डे बिफोर एग्ज़ाम ये ज़्यादा रेलेवेंट है मेरे लिए। इसके अंदर क्या करना है कि अब हम इंश्योर कैसे करें कि हमें सोना है। सब बोलते देते हैं कि एग्ज़ाम से पहले 7 आवर्स की स्लीप लेके जानी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभी भी कोई एग्ज़ाम देता हूँ तो मैं एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2-3 घंटा बेड में ऐसे लेट रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है, अब आपका लास्ट वीक है, आदत बना लो कि शाम को डेली आधा घंटा वॉक करनी है, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है बेसिकली, ताकि रात को अपने आप थोड़ा फटीग इंड्यूस हो जाए तो नींद आना आसान हो जाए। तो इस 7 वीक में प्रैक्टिस करनी है कि कुछ ना कुछ आधा घंटा दिन में एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ताकि नींद की दिक्कत ना हो एग्ज़ाम से पहले, जो कि एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है लोगों के साथ में। डे बिफोर एग्ज़ाम क्या पढ़ना चाहिए? पर्सनली मैं आपकी जगह होता, सब लोग तो यही बोलते हैं कि एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, एक दिन पहले तो सब कुछ फ्री छोड़ देना चाहिए, पर मुझे पता है कि वो बहुत मुश्किल होता है, आप पूरे दिन खाली बैठ के करोगे क्या। तो मेरे केस में मैंने कुछ टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स समराइज़ करके रखे हुए थे एक जगह, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। अगर आपके केस में वो नहीं है, आप कोई कोचिंग मटेरियल यूज़ करें तो आप हैंडबुक्स देख सकते हैं उस टाइम पे, अगर आपने पहले पढ़ रखी है। अगर कभी नहीं पढ़ी है हैंडबुक तो उससे रिफ्रेन करें, फिर आप उस दिन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की एनसीईआरटी देख सकते हैं। और मतलब बाकी ये सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, किसी का बहुत ही सारा बचा हुआ है तो उसको स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना जितना इफेक्टिवली कर सकता है उस दिन कर लेना चाहिए, एकदम छोड़ के नहीं बैठना चाहिए। पर जिसका ठीक एक बार रिविजन हो चुका है, लास्ट डे पे पैनिक नहीं करना है कि मुझे सब कुछ वापस देखना है, ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं आता है कि एक दिन भी नहीं पढ़ा तो भूल जाओगे, इस तरह का एग्ज़ाम नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, कहाँ पे सेंटर है उसका पहले से पता करके रखना है कि सेंटर कहाँ पे, कितना टाइम लगता है जाने में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ये ऐसे मेजर ब्लंडर्स तो बिल्कुल नहीं करने हैं कि पूरी 2 साल की प्रिपरेशन रुइन हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम सेंटर 2 घंटे पहले जाके बैठ जाइए, पर इसका इंश्योर करना है कि टाइम पे जाना है और डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो ये पहले से पता करके रखना है। बाकी एग्ज़ाम डे पे क्या करना है? एग्ज़ाम डे पे हमने स्लीप इंश्योर करी, हम लोग सेंटर टाइम पे पहुँचे। सेंटर पे पहुँचते ही हमें देखना है कि क्लॉक कहाँ पे है, सबसे पहले बैठते ही, ताकि हम बीच में पैनिक ना करें, इन्विजिलेटर से पूछते ना रहें कि क्लॉक कहाँ पे है। सबसे पहले क्लॉक देखनी है, क्लॉक है कि नहीं है। दूसरा, सबसे पहले जाते ही वॉशरूम चले जाओ, सबसे पहले जाते ही एक बार, ताकि आपको लगेगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर आप एग्ज़ाम के बीच में आपका दिमाग वहाँ जा रहा है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। तो सबसे पहले जाते ही वॉशरूम जाओ, फेस वॉश करके रूम पे बैठ जाओ। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादातर लोगों को ना देखें, मेरा तो यही स्ट्रैटेजी था, मैं जाके बैठ जाता था और हेड डाउन करके और अपने आप को काम करता था कि इट्स ओके, अब 2 साल मेहनत करिए, जितना होगा अच्छा ही होगा, ऐसा सोच के बैठना पड़ेगा। तो रिफ्रेन करें लोगों से देखने की इसका जल्दी हो गया, उसका जल्दी हो गया, पता नहीं है कि आपको नहीं पता है कि उसका पेपर कैसा हुआ है, तो उससे बचें, वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है पेपर के अंदर। बाकी गैस वर्क में आपको कुछ कॉमन चीज़ें पता है, जैसे कि काफ़ी मैच द कॉलम में आपको पता है डायरेक्टली ऑप्शंस मैच करे होते हैं, आपको सारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं भी पता है तो भी एक ऑप्शन मैच होने से आंसर हो जाएगा। और तब तक मेरा ये जनरल एक थंब रूल है कि मैं जब तक मेरे को 2 ऑप्शंस में वो नहीं होती ना कि ये 2 ऑप्शन तो रूल आउट हो गए, 2 ही बचे हैं, तब तक मैं कोई भी गैस नहीं करता, मतलब एग्ज़ाम में मार्क नहीं करता। तो आप कम से कम 2 तक पहुँच जाइए और फिर देखिए। अब उसमें भी ये हो सकता है कि ऐसे मेरे केस में मुझे पता था कि मेरे बायो में 80 क्वेश्चन पक्का करेक्ट है, तो मैं 2-3 पे चांस ले सकता हूँ। और मान लीजिए मेरे बताया मुझे बायो में 85 करेक्ट है, तो मैं फिजिक्स में भी 2-3 जगह चांस ले सकता हूँ। लेकिन मुझे बायो में ही इतनी श्योरिटी नहीं है, फिर मुझे पता है कि मेरे 60 क्वेश्चन ही करेक्ट हो रहे हैं, फिर मैं फिजिक्स में भी आगे मेरे तुक्के मारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जिसको इतना श्योरिटी आ जाए कि मेरा इतना पार स्कोर के आसपास पहुँच रहा हूँ मैं, अब मैं स्कोर बूस्ट करने के लिए 2 ऑप्शन में मारूँ टेक तो मार सकते हैं, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी OMR का पैटर्न आपने अब फिगर आउट कर ही लिया होगा अब तक, और अभी तक नहीं किया है तो 7 डेज़ में अच्छा टाइम है, 3-4 मॉक टेस्ट दीजिए, एक फिक्स पैटर्न कर लीजिए। मेरा ये पैटर्न होता था कि मैं पहले क्वेश्चन करता था तो साथ में डॉट लगाता चलता था OMR में, और फिर सब्जेक्ट वाइज OMR मार्क कर देता था उसके बाद। इसमें भी एरर का बहुत चांसेस होता है बिकॉज आप डॉट गलत जगह लगा सकते हो, तो अपना है, कोई लोग साथ भरते हैं, कोई लोग एंड में भरते हैं। इतना इंश्योर करना है कि अगर जगह छोड़ रहे हो बीच में तो पक्का एक क्वेश्चन अगर छोड़ा है तो पूरा इंश्योर करना है कि 38 छोड़ा है तो 38 एकदम एम्प्टी है, 39 से भरना चालू करना है, ये गलती नहीं करनी है। दूसरा, बीच में वो लोग थंब प्रिंट लेने के लिए आते हैं एग्जाम में, हमारे टाइम पे तो आते थे, तो थंब प्रिंट लेने आते हैं तो हाथ पे इंक लग जाती है, तो इंश्योर करना है कि वो इंक OMR पे ना लगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा हो गया कि उनके 4-5 क्वेश्चन पूरे रिजेक्ट हो गए बिकॉज उनकी इंक लग गई थी OMR पे। तो ये सब चीज़ें जो छोटी मोटी पता होनी चाहिए तो गलती नहीं होगी। उसके अलावा सिली मिस्टेक्स की बात कर ही लेते हैं। सिली मिस्टेक्स में जो कॉमनली करते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आधा क्वेश्चन पढ़ के हमें लगता है कि हमें आता है, हम सीधा ऑप्शन मार्क कर देते हैं। तो इंश्योर करना है कि क्वेश्चन का लास्ट वर्ड पढ़ना है बिकॉज 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं हमारे यहाँ पे।
ऑप्शन डी हमेशा देखना है, ए और बी देख के हम मार देते हैं, एंड में बोथ 1 और 2 होता है, वो मिस्टेक नहीं करनी है। करेक्ट इनकरेक्ट की मिस्टेक होती है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और हम सबसे पहले करेक्ट देख के पहला ही मार्क कर देते हैं। तो इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, कुछ लोग हाईलाइट कर लेते हैं पेपर में, कुछ लोग मतलब क्रॉस करते चलते हैं, तो वो आप स्लैश कर सकते हैं करते करते। तो ये ध्यान रखने करेक्ट इनकरेक्ट वाली मिस्टेक नहीं हो। एक मिस्टेक जो मुझे पता होते हुए मैंने एग्जाम में कर दी थी वो ये थी कि ऐसा पूछता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, 4 स्टेटमेंट थे और फिर से 4 ऑप्शन थे कि ए एंड बी, बी एंड सी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने फर्स्ट 4 जो स्टेटमेंट्स थे उसी में ही स्टिक कर दिया था, जबकि नीचे 2 और ऑप्शन थे कि ए एंड बी, बी एंड सी। तो ध्यान रखना है कि पूरा क्वेश्चन स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टेम से लेके ऑप्शन तक पूरा देखना है। बहुत ऑप्शंस बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं सेंटीमीटर मीटर वाली, हमारा आंसर 100 सेंटीमीटर आया, पहला ऑप्शन 100 मीटर है, वो टिक कर दिया, वो नहीं करना है। जो थर्मोडायनेमिक्स में माइनस प्लस का क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, वो मिस्टेक नहीं करनी कि माइनस में आंसर प्लस कर दिया, पूछा के है के बी आंसर कर दिया, वो पी के बी वाली मिस्टेक नहीं करनी है। और काफ़ी क्वेश्चंस में ये भी होगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो अगर आप श्योर नहीं हो ना, तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे टाइम पे तो कि केमिस्ट्री में भी वही क्वेश्चन पूछा हुआ है अलॉन्ग द सेम लाइंस, और बायो में भी पूछा हुआ है। तो हो सकता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर छोड़ सकते हैं उसको, क्या पता दूसरा सब्जेक्ट करते करते उसका आंसर रिकॉल हो जाए। और मुझे बात करते करते ये भी दिमाग में आया कि कैसे क्वेश्चन छोड़ने कैसे हैं। अब 90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कितने छोड़ें, हम 45 छोड़ दें बाद के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जो बायो के अंदर 90 में से 70 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ढंग से इंश्योर कर सकता है कि मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, मुझे अच्छे से आइडिया है, तो आप 10-15 क्वेश्चन मार्क करके छोड़ सकते हैं। मतलब उससे ज़्यादा मार्क करके छोड़ना मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज टाइम नहीं बचेगा फिर उसके बाद। तो मार्क करके छोड़िए। एक क्वेश्चन पे 2 बार रीड दिया, उसके बाद तीसरी रीड देने का सही नहीं होता, बिकॉज उस टाइम हम फिक्सेट कर जाते हैं, हमें लगता है आंसर बी आना चाहिए। अब हम कैसे भी बी लाने के लिए उस टाइम कोशिश करेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन हम एक फ्रेश माइंड से शायद आधे घंटे बाद अटेम्प्ट करेंगे तो उसका आंसर में बहुत ईजिली आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और केमिस्ट्री मुझे लगता है कि आप 45 में से 5 क्वेश्चंस आराम से छोड़ सकते हैं एक बार के लिए। और फिर फिजिक्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की भी बात कर सकते हैं इस वीडियो में, कि मैं सबसे पहले बायो करता था, उसके बाद केमिस्ट्री करता था, फिजिक्स करता था। ये बहुत ही कॉमन तरीका है जो सब लोग करते हैं, बिकॉज ये ईजियर वे है। सबसे ईजी बायो होती है, सबसे स्कोरिंग बायो होती है, तो पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। कुछ बच्चे होते हैं जो बायो को 30 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं, मेरा 45 मिनट्स मिनिमम जाता था बायो सॉल्व करने में, विच इज़ ओके आई गेस। और फिर 45 मिनट्स मुझे केमिस्ट्री में लगता था कम से कम। तो 1.5 आवर के आसपास मेरा रूल था कि 90 मिनट्स फिजिक्स में बचना चाहिए। तो आप भी कोशिश करो कि 90 मिनट्स के आसपास फिजिक्स में बचाओ, बिकॉज उससे कम बचाएंगे तो शायद हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे फिजिक्स को ढंग से। पर ये भी नहीं होना चाहिए कि बायो 45 की 30 में कर दी और बायो में 10 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गए ना। तो अभी आपको 1 हफ्ता है, देखो कि कैसे आप कितना टाइम लेते हो, कितना छोड़ना पड़ता है क्वेश्चन आपको, और ये फिगर आउट कर लो कि कैसे फिजिक्स में ज़्यादा टाइम बचाना है। और अगर फिजिक्स बहुत ही वीक है और इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम फिजिक्स के बेस पे फिजिक्स के क्वेश्चन सही कर देंगे टाइम मिलने के बाद भी, तो बायो और केमिस्ट्री ही अच्छे से करो पहले, ताकि कम से कम कुछ तो आप स्कोर श्योर हो पाओ कि वो कर लिया मैंने। तो मोरलेस यही है इसके बारे में। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है इस वीक में ये इंश्योर करना और ख़ुद को ये बताना कि ये लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा चांस है कि आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो अपना। 400 से 600 तो मैंने मतलब अनगिनत एग्जाम्पल्स तो मैंने देख लिए इन 4-5 सालों में। तो बहुत कॉमन है, बिकॉज क्या होता है ना, जो क्वेश्चन आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में, क्या होता है उस स्ट्रेस सिचुएशन में वो क्वेश्चन भी आप सोच लेते हो उसका आंसर भी। तो वो ध्यान रखना है कि ये नहीं, हार नहीं मान के बैठनी है अभी से कि 1 हफ्ता बचा है, अब तो क्या ही पढ़ूंगा मैं, अब तो मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ही लूँगा। ठीक है, लेना पड़ेगा तो वो एक अलग इशू है, उस पर कभी और बात कर सकते हैं, लेकिन अभी से ये नहीं सोच के बैठना कि ड्रॉप ही लूँगा तो अभी 1 हफ्ता क्या पढ़ूँ। बहुत चांसेस है कि आप 1 हफ्ते में आराम से मतलब बॉर्डर के आसपास पहुँच जाए और आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए डिसेंट। तो इंश्योर करना है कि वहाँ तक पहुँचे। और ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ लाइक ना सबके रहेंगे। और अभी मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखना है कि मान लीजिए आपका केएसपी वाला क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, केएसपी कैसे निकालते हैं, तो अभी इमीडिएटली केएसपी के 2 सवाल और लगा लो आज ही, ताकि एग्जाम में ये सवाल गलत ना हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि मिस हो गया था मॉक टेस्ट एनालिसिस के अंदर कि मॉक टेस्ट एनालिसिस को कैसे यूज़ करना है। जो सवाल गलत हो रहा है केमिस्ट्री फिजिक्स में, उसी का लाइन का सेम सवाल और लगा लिया उसी टाइम, ताकि अप्रोच क्लियर हो गई। और मेरे हिसाब से ये ऑप्शन रूल आउट करिए। कोई ऑप्शन बहुत वियर्ड दिख जाएंगे आपको कि एक ऑप्शन है 0, एक है 1000, एक है 20, 30, तो 1000 वाला ऑप्शन काफ़ी वियर्डली दिख जाएगा कि यार हाँ ये तो कहीं से मेरे ऑप्शन में बैठ नहीं रहा। कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये तरीके होते हैं, आपको गेस स्मार्ट वर्क हो सकता है कि आप कैसे ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, एंड आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छा करेंगे।